चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू द पोएम द सी एंड द स्काईलार्क। द सी एंड द स्काईलार्क, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। देखिए क्या है इस पोएम में। द सी एंड द स्काईलार्क इज वन ऑफ हिज लेसर नोन पोएम्स। द सी एंड द स्काईलार्क जीएम हॉपकिंस की, जीएम हॉपकिंस का फुल नेम गेरार्ड मैनली हॉपकिंस है और जीएम हॉपकिंस की लेसर नोन पोएम्स में से एक है। यानी कि उनकी अधिकांश जो पोएम्स हैं उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेसर नोन पोएम्स हैं। लेस से बना है लेसर, कम, यानी ऐसी पोएम्स जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो उन्हीं पोएम्स में से एक लेस नोन पोएम है ये, द सी एंड द स्काईलार्क। फेलिक्स रेंडेल एंड द विंडहोवर आर एक्सट्रीमली वेल नोन। जीएम हॉपकिंस की दूसरी वेल नोन पोएम्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें एक तो फेलिक्स रेंडेल है एंड द विंडहोवर, ये कुछ एक्सट्रीमली वेल नोन पोएम्स हैं, इनकी राइटिंग्स हैं। द सी एंड द स्काईलार्क हाउएवर डज रिफ्लेक्ट सेवरल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ हॉपकिंस पोइट्री। हालांकि ये जो पोएम है द सी एंड द स्काईलार्क, ये जीएम हॉपकिंस की पोइट्री की बहुत सारी विशेषताएं जो है यहाँ पर प्रदर्शित करती है ये पोइट्री। यानी जीएम हॉपकिंस की पोइट्री में क्या क्या बातें होती है, जीएम हॉपकिंस की पोइट्री की क्या क्या विशेषताएं होती है कॉमनली, तो उन सारी विशेषताओं को ये पोइट्री जो है डिस्क्राइब करती है, यहाँ पर उसके बारे में हमें बताती है। This poem was written in 1877 in a seaside town a few miles from St. Bruno's College। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो पोइट्री है 1877 में लिखी गई थी, 1877 में। कहाँ पर? इन अ सी साइड टाउन, इन अ सी साइड टाउन, समंदर के किनारे एक जो कस्बा था, सी साइड टाउन, समंदर के किनारे जो एक कस्बा था, उस कस्बे में लिखी गई थी। अ फ्यू माइल्स फ्रॉम, जो कि कुछ मील की दूरी पर था। कहाँ से? फ्रॉम सेंट ब्यूनोज कॉलेज, सेंट ब्यूनोज कॉलेज से कुछ दूरी पर था ये। इसका मतलब ये है कि द सी एंड द स्काईलार्क पोएम को जीएम हॉपकिंस ने समंदर के किनारे स्थित एक कस्बे में लिखा था जो सेंट ब्यूनोज कॉलेज से कुछ मील की दूरी पर था। हॉपकिंस lived there for about 3 years, 1874 to 77। और जिस कस्बे में उन्होंने, जिस समंदर के किनारे वाले कस्बे में उन्होंने लिखी थी ना ये पोइट्री, तो उस कस्बे में वो लगभग 3 साल तक रहे थे। वो समंदर के किनारे जो कस्बा था सेंट ब्यूनोस कॉलेज से कुछ दूरी पर, तो उस कस्बे में उन्होंने ये पोइट्री लिखी थी। और पोएट यानी कि जीएम हॉपकिंस वो उस कस्बे में लगभग 3 सालों तक रहे थे, 1874 से 77 तक। टू कंप्लीट हिज थियोलॉजिकल स्टडीज़, अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए रहे थे वो वहाँ पर, यानी कि वहाँ रह करके पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। तो इसी दौरान जब उनकी पढ़ाई चल रही होगी ना उस सी साइड टाउन में, समंदर के किनारे स्थित उस कस्बे में, तो उसी दौरान अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने ये पोइट्री लिखी थी, द सी एंड द स्काईलार्क। इन दिस पोएम द सी एंड द स्काईलार्क आर कॉन्ट्रास्टेड विद मैन। The sea and the skylark are contrasted with man whose deterioration seems to the poet evident in a tasteless seaside town। अपनी इस पोइट्री में जीएम हॉपकिंस ने समंदर की आवाज़ को एंड स्काईलार्क बर्ड को जो है कॉन्ट्रास्ट किया है, दोनों को, यानी कि द सी एंड द स्काईलार्क। अब आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें आई है, द सी का मतलब तो समंदर, स्काईलार्क एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है स्काईलार्क। In this poem, the sea and the skylark are contrasted with men। इस पोइट्री में जो समंदर और स्काईलार्क बर्ड है, इन दोनों को जो है विरोधाभास के रूप में दर्शाया गया है विद मैन, मनुष्य के साथ। मतलब एक तरफ तो हो गया ह्यूमन यानी कि मनुष्य, और दूसरी तरफ हो गया ये समंदर और स्काईलार्क बर्ड। इन दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो किया है, विरोधाभास दर्शाया है पोइट ने। किस किस के बीच में? समंदर, नहीं, समंदर और स्काईलार्क के बीच में नहीं, समंदर प्लस स्काईलार्क, ये दोनों तो एक तरफ है और ह्यूमन मैन जो है वो एक तरफ है। मैन जो है ना, मैन विद मैन, यानी इन दोनों, ये दोनों तो एक ही पाले में है, ठीक है, ये दोनों तो एक ही टीम में है, समंदर और स्काईलार्क।
इन दोनों को एक साथ जोड़ करके मनुष्य के साथ विरोधाभास दर्शाने की कोशिश की है, विद मैन। तो ये सी एंड स्काईलार्क एक तरफ हो जाएगा और मैन अपोजिट पार्टी में हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में सी एंड स्काईलार्क ये तो एक तरफ प्लस मैन, मनुष्य के साथ इनके बीच का जो है कॉन्ट्रास्ट उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या विरोधाभास है मनुष्य के जीवन में और ये स्काईलार्क बर्ड और समंदर की आवाज़ में, विद मैन। और इस विरोधाभास के माध्यम से वो क्या बता रहे हैं, हुज डिटेरियोरेशन सीम्स टू द पोएट, जिसका जो विनाश है, डिटेरियोरेशन पतन, जिसका जो पतन है, सीम्स टू द पोएट एविडेंट, पोएट को बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, एविडेंट प्रत्यक्ष, यानी मनुष्य का जो डिटेरियोरेशन है, मनुष्य का जो पतन है, वो पोएट को बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, इन अ टेस्टलेस सीसाइड टाउन, उस महत्वहीन सीसाइड टाउन में। वो जो टेस्टलेस सीसाइड टाउन है, यानी कि वो समंदर के किनारे स्थित वो जो कस्बा है, उस कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं, उस कस्बे में रहने वाले जितने भी जो जनता है, जितने भी जो मनुष्य हैं, उन सब का जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ समझ रहे हैं कि ये लोग निश्चित रूप से जो है अपने विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने पतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब, कब, और ऐसा उन्होंने दिखाया है कब, जब उन्होंने विरोधाभास दर्शाने की कोशिश की है सी इन स्काईलार्क और मनुष्य के बीच में, ठीक है ना, कि भाई इन लोगों का विनाश जो है निश्चित है, ये लोग अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं, ये इस धरती के लोग। It is in standard rhythm, in parts sprung and in others counterpointed. इस पोइट्री की जो लिखने की जो शैली है, राइटिंग स्टाइल जो है, वो स्टैंडर्ड रिदम में है, कुछ कुछ हिस्से स्प्रंग रिदम में लिखे गए हैं, एंड इन अदर्स काउंटर पॉइंटेड, और दूसरे जो है काउंटर पॉइंटेड है, यानी कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें दोनों का मिश्रण है। कुछ हिस्से इस पोइट्री के स्टैंडर्ड रिदम में है, कुछ स्प्रंग रिदम में है। अब स्प्रंग रिदम की खोज इन्होंने ही की थी, जीएम हॉपकिंस ने। जीएम हॉपकिंस ने, पढ़ेंगे अपन इस बारे में, स्प्रंग रिदम की खोज जो है जीएम हॉपकिंस ने की थी, इन्होंने बनाई थी ये पर्टिकुलर रिदम। तो इस पोइट्री में तीन प्रकार की रिदम अपने को देखने को मिलती है। एक तो ये स्टैंडर्ड रिदम है, एक स्प्रंग रिदम है, और एक दोनों का काउंटर पॉइंटेड, यानी दोनों मिश्रण है, दोनों का मिश्रण अपने को देखने को मिलता है। दिस पोएम इज अ सोनेट, ये पोएम एक सोनेट का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये सोनेट का एग्जाम्पल है। इसके बाद में आप आइए लास्ट, इस पैराग्राफ की लास्ट की जो सेकेंड नंबर की लाइन है, सेकेंड लास्ट लाइन, द पोएट मेक्स वेरी सटल यूज ऑफ, मिली? यहां पर आइए अब, द पोएट मेक्स वेरी सटल यूज ऑफ रिपीटिशन लाइक ईयर एंड ईयर, मेक एंड मेकिंग, ब्रेक आर ब्रेकिंग, एंड ऑफ अलिट्रेशन थ्रू आउट द पोएम। इस पोइट्री में पोएट ने इस प्रकार के कई सारे शब्दों का जो है, कई सारे शब्दों को इस प्रकार लिखा है पोइट ने यहाँ पर। तो पूरी पोएम में इस प्रकार अलिट्रेशन का एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है थ्रू आउट द पोएम, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी पोइट्री जब अपन पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार के ब्रेक एंड ब्रेकिंग, मेक एंड मेकिंग, ईयर एंड ईयर, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द अपने को देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार के वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं जो कि अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हैं, और ये पूरी पोएम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो एक इम्पैक्ट जो है बनाने की कोशिश की है पोइट ने यहाँ पर, अपनी पोइट्री में थोड़ा सा ग्रेस डालने की कोशिश की है उन्होंने ऐसे वर्ड्स लिखने के पीछे। इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ पर आइए, दिस सोनेट वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड वॉकिंग बाय द सी, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। बताते हैं कि इस सोनेट का ओरिजिनल जो टाइटल था वो था वॉकिंग बाय द सी, समंदर के किनारे टहलते हुए, क्योंकि जब वो समंदर के किनारे टहल रहे थे ना, तभी ये सारी चीज़ें उन्होंने महसूस की थी जो उन्होंने इस पोइट्री में लिखी है। तो ओरिजिनल टाइटल तो इसका था वॉकिंग बाय द सी, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज करके रख दिया द सी एंड द स्काईलार्क। वाइल वॉकिंग नियर द सी, जब उन्होंने, ओरिजिनल टाइटल तो था वॉकिंग बाय द सी,
वाइल वॉकिंग नियर द सी, और ये टाइटल उन्होंने लिखा था अपनी इस पोइट्री का जब वो उस समंदर के किनारे टहल रहे थे। द पोइट हियर्स टू साउंड्स, तो जब वो समंदर के किनारे टहल रहे थे तो अपनी इस पोइट्री में वो ये बताते हैं कि टहलते हुए अचानक उस समंदर के किनारे उन्हें दो आवाज़ें सुनाई देती है, विच मेक अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिम, लार्जली, जो इतने बढ़िया तरीके से या इतने बड़े स्तर पर या इतने बड़े पैमाने पर उन्हें प्रभावित करती है, टू स्ट्रेस द कॉन्ट्रास्ट, और वो विरोधाभास के ऊपर जोर दे रही है, विद द फ्रेड क्रम्बलिंग टाउन, कि वो जो किस प्रकार विनाश की तरफ बढ़ता हुआ वो जो कस्बा है उसके बारे में। एंड ही कॉल्स देम टू ओल्ड टू एंड, यानी कि दो चीज़ों के बारे में दो आवाज़ें सुनाई देती है उसको, एक तो ये समंदर की आवाज़ और ये स्काईलार्क बर्ड की आवाज़, और ये दोनों ही आवाज़ों को लेकर के उन्होंने कॉन्ट्रास्ट शो किया है मनुष्य के साथ, मनुष्य की लाइफ के साथ। मतलब ये दो आवाज़ें सुनाई देती है, एक तो समंदर की आवाज़ और एक स्काईलार्क बर्ड की आवाज़। कब? जब वो समंदर के किनारे टहल रहे थे, और इन दोनों ही आवाज़ों को उन्होंने जो है कॉन्ट्रास्ट किया है मनुष्य की लाइफ के साथ। और इन दोनों आवाज़ों के बारे में वो कहते हैं दैट दे आर टू ओल्ड टू एंड, यही है ना, दे आर टू ओल्ड टू एंड, यानी कि ये आवाज़ें ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कभी समाप्त होंगी ही नहीं। लगातार बहुत लंबे समय से जो है पोइट इन दोनों आवाज़ों को सुन रहे हैं, समंदर की लहरों की आवाज़ों को भी और स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ों को भी, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बंद होने का भी नाम ले रही है या नहीं ले रही है। ऐसा लगता है पोइट को कि भाई ये कभी समाप्त होगी ही नहीं, लगातार आई ही जा रही है, आई ही जा रही है, आई ही जा रही है, तो कभी लगता ही नहीं कि जैसे समाप्त होगी। तो ये है इंट्रोडक्शन टू द पोएम द सी एंड द स्काईलार्क। जब वो, हाँ एग्जैक्टली, तो सी एंड द स्काईलार्क, सी एंड द स्काईलार्क, इंट्रोडक्शन टू द पोएम द सी एंड द स्काईलार्क, जिसमें उन्होंने एक सी साइड टाउन का जिक्र किया है, जिस सी साइड टाउन में वो रह रहे थे 3 सालों के लिए अपनी स्टडीज़ को, थियोलॉजिकल स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और ये सेंट ब्यूनोस कॉलेज से कुछ मील की दूरी पर था। और एक दिन जब अचानक उसी समंदर के किनारे जब वो टहलने के लिए जाते हैं तो ये दो आवाज़ें उनको सुनाई देती है, स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ और समंदर की लहरों की आवाज़, जिन दोनों आवाज़ों को वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ से। और ऐसा कहा है उन्होंने दोनों आवाज़ों के बारे में कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दो आवाज़ें कभी समाप्त होंगी ही नहीं। तो ये है पोइट्री का इंट्रोडक्शन, द सी एंड द स्काईलार्क। ठीक है भाई, अब आते हैं पोएम के ऊपर, द सी एंड द स्काईलार्क। ये एक सोनेट है और सोनेट में भी इटालियन यानी कि पेट्रार्कन सोनेट का एक टाइप है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 2 पार्ट्स इसमें हैं। देखिए छोटी सी पोएम है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है मतलब इंटरेस्टिंग भी है और उलझी हुई बहुत ज़्यादा है ना। इंटरेस्टिंग भी है लेकिन उलझी हुई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सुलझा करके समझिएगा, है ना। जैसे मंजा सुलझाते हैं ना अपन, उलझ जाता है तो इरिटेशन भी होती है, लेकिन ये भी रहता है मन में, अरे यार 10 रुपये का मंजा बेकार हो गया तो अपन उसी को सुलझाते रहते हैं, क्योंकि गिठान ना लगे, क्योंकि गिठान लगते ही पतंग कटने का डर सताना शुरू कर देता है। ठीक है, आइए द सी इन द स्काईलार्क पेज नंबर 152 लिखिए मीनिंग्स। ऑन, ईयर एंड ईयर, असोनेंस का एग्जाम्पल है ये। असोनेंस, ऑन, ईयर एंड ईयर, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स। एंड कौन से वाउल साउंड्स? वो वाले जो स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड वाउल साउंड्स, है ना। जनरली पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड वाउल साउंड्स की रिपीटेशन को ही हम असोनेंस कहते हैं, है ना। और यहाँ पे ईयर, ईयर, ई जो है यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। ऑन, ईयर एंड ईयर, ईयर एंड ईयर। अब ईयर 2 बार लिखने का मतलब ये है दोनों कानों में, एक ये वाला कान, एक ये वाला कान। ऑन, ईयर एंड ईयर, यानी इस कान में भी, इस कान में भी, तो लिख लो दोनों कानों में। हाँ, ऑन, ईयर एंड ईयर पूरा, ऑन, ईयर एंड ईयर दोनों कानों में। 2 नॉइजेज, 2 आवाज़ें,
टू नॉइजेस, दो आवाज़ें, टू ओल्ड टू एंड, टू ओल्ड टू एंड यानी इतनी पुरानी, टू ओल्ड इतने लंबे टाइम से उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी, टू एंड जैसे कि मानो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो यानी कि लंबे टाइम से जो है उनको वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। टू ओल्ड टू एंड, लंबे टाइम से वो हियरिंग, लिखिए हियरिंग दोज टू वॉइसेस फॉर लॉन्ग, हियरिंग दोज टू वॉइसेस फॉर लॉन्ग यानी कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो उन दोनों आवाज़ों को सुन रहे थे जो लगातार उनके कानों में आ रही थी। टू ओल्ड टू एंड बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टू टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? टू टू ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन। टू टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाँ, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा है, टू 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 मतलब कोई चीज़ इतनी है कि ऐसी नहीं है। तो पहले वाला जो टू है वो पॉजिटिव सेंस देता है और दूसरा वाला जो टू है वो नेगेटिव सेंस देता है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है तो अपन उसके लिए क्या बोलते हैं कि भाई उसको पोएम पढ़ाओ। नो 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 नो, ही कांट अंडरस्टैंड येट बिकॉज ही इज़ टू यंग टू लर्न दिस पोएम, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो इसको सीख नहीं सकता, है ना। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन टू टू। इसके नीचे है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब खाड़ी, खाई, समंदर के लिए आया है ये, सी के लिए ट्रेंच। दर्रे के लिए नहीं आता, दर्रे को तो पास बोलते हैं, माउंटेन पास। ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब खाई होता है, लेकिन यहाँ पे अपन कहेंगे समंदर, सी के लिए आया है ये। राइट साइड पे समंदर की आवाज़ आ रही थी उनको, राइट साइड से, दाईं ओर से। टाइड, टाइड का मतलब वही लहरें उठना, ऊंची ऊंची लहरें उठना। रैंप, टकराना, रैंप टकराना। अगेंस्ट द शोर, किनारे से जाकर के, शोर किनारा। विद अ फ्लड, फ्लड और अ फॉल। फ्लड का मतलब है ऊंची उठ करके बह करके आना, और फॉल का मतलब है बह करके वापस चले जाना। फ्लड, फ्लड का मतलब जब लहरें बह करके तेजी से आकर के जब किनारे से टकराती है तो उसको यहाँ पे बताया गया है फ्लड वर्ड के माध्यम से। और फॉल का मतलब है गिरना, यानी कि लहर का वापस बह करके शांत होकर के चले जाना। लल ऑफ, लल ऑफ का मतलब होता है शांत हो जाना। लल ऑफ, लल ऑफ शांत हो जाना। हाँ, लल का मतलब लोरी होता है, लोरी गाना। उसमें आया था ये वर्ड लल ऑफ। आगे है ऑल रोर। ऑल रोर मतलब तेज आवाज करना। रोर का मतलब दहाड़ना, दहाड़ना नहीं कहेंगे यहाँ पे, समंदर की लहरें दहाड़ती नहीं है क्योंकि, हाँ, समंदर की तेज आवाज़, लहरों की, समंदर की लहरों की तेज आवाज़। इसके नीचे है फ्रिक्वेंटिंग। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार, बार बार लहरें आकर के जब टकराती है तो उनके लिए वो कह रहे हैं फ्रिक्वेंटिंग, यानी लहरें बार बार आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, फ्रिक्वेंटिंग। इसके आगे लाइन में लिखा हुआ है वेयर एंड वेंड। मून के लिए आया है ये, मून। वेयर, वेयर का मतलब घटना, वेयर का मतलब घटना। एंड वेंड, वेंड का मतलब बढ़ना। चंद्रमा के, मून के इसी इफेक्ट की वजह से जो है समंदर की लहरों में टाइड की स्थिति क्रिएट होती है। जब वो चंद्रमा की स्थिति घटती बढ़ती है ना, तो उस वजह से। इसके नीचे है ऑफलैंड। ऑफलैंड मतलब ऊपरी भूमि पर, धरातल पर मतलब। ऑफलैंड, ऑफलैंड मतलब धरातल पर, धरती से ऊपर वाली भूमि पर। ऑफलैंड,
ऑफ का मतलब जनरली ऑफ का यूज़ जो है ना किसी चीज़ से अलग करने में यूज़ किया जाता है, हाँ, सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ। तो ऑफ लैंड यहाँ पर आया है किसके, धरातल से ऊपर वाली के लिए। ऑफ लैंड, लैंड का मतलब तो भूमि, ऑफ, ऑफ का मतलब उससे सेपरेट, उससे सेपरेट मतलब धरातल के ऊपर, यानी कि एनवायरनमेंट, हवा। हाँ उधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हवा में, हवा के लिए आया ये, है ना। ऑफ लैंड, भाई लैंड का मतलब तो भूमि हो ही गया। अब ऑफ लैंड यानी लैंड पे नहीं, यानी कि हवा में, आकाश, स्काई, हाँ वही, धरातल से ऊपर आकाश में, स्काई, हवा के लिए, वातावरण के लिए आया है, मतलब ऑफ लैंड। हियर सुनना, लार्क, ये स्काई लार्क बर्ड है। लार्क एक बर्ड होता है, स्काई लार्क बर्ड, इसीलिए इस पोएम का नाम द सी एंड द स्काई लार्क है ना। स्काई लार्क एक बर्ड होता है, बर्ड एक पक्षी होता है ये लार्क। एसेंड, एसेंड का मतलब होता है बहुत ऊंचा उड़ना आकाश में। एसेंड, ऊंचा उड़ना। एसेंड का मतलब वैसे चढ़ना होता है, लेकिन पक्षी चढ़ नहीं रहा होता है, वो ऊंचा उड़ रहा होता है ना। तो ऊंचा उड़ना या ऊंचाई पर उड़ना। इसके नीचे है रैश फ्री, रैश फ्री नेचुरल, नेचुरल, हाँ मतलब नेचुरली जो साउंड वो क्रिएट कर रहा है उसके लिए आ रहा है। रीविंडेड, रीविंडेड मतलब रिन्यूड, रिन्यूड। न्यू स्कीन्ड स्कोर, न्यू स्कीन्ड स्कोर मतलब न्यूली कंपोज्ड म्यूजिक। न्यू स्कीन्ड स्कोर, स्कोर का मतलब है यहाँ पे म्यूजिक से। न्यू स्कीन्ड मतलब न्यूली कंपोज्ड, न्यू स्कीन्ड स्कोर, न्यूली कंपोज्ड, यानी बार 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 अलग अलग आवाज़ निकाल करके अलग अलग गीत गा रहा है वो, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। उनको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है स्काई लार्क बर्ड की, जो बार बार अपनी साउंड को चेंज कर रहा है। तो बार बार हर बार अपनी साउंड को चेंज करेगा तो हर बार न्यूली कंपोज्ड म्यूजिक रहेगा ना। तो ये कह रहे हैं वो, न्यू स्कीन्ड का मतलब ये है बार बार जो है वो अपने म्यूजिक को चेंज कर रहा है। तो न्यू स्कीन्ड स्कोर, रिन्यूड म्यूजिक। इसके नीचे है क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब है गुच्छा ऑफ कर्ल, यानी बाल, लट, लटें होती है ना, लट, उसको बोलते हैं कर्ल, कर्ली हेयर ऐसा बोलते हैं ना, घुंघराले बाल। तो क्रिस्प यानी गुच्छा, कर्ल लटों का, हाँ क्रिस्प गुच्छा या गुच्छे, कर्ल बालों के। इसके आगे है विंच। विंच जो है दोस्तों एक मशीन होती है, विंच, विंच एक तरह की मशीन होती है जो भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए काम में ली जाती है। विंच जो है एक तरह की मशीन होती है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को, जो भारी वस्तुएं होती है उनको उठाने के लिए काम में ली जाती है, विंच। और इसके ऊपर ये जो स्कीन लिखा हुआ है ना, स्कीन, ये स्कीन SKEIN। अब वहाँ के जिस रेफरेंस में वो शब्द यूज हुआ है उस रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल स्कीन का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ। एक्चुअल जो मीनिंग होता है स्कीन का वो होता है नेचुरल जो वून होती है, वूल, ऊन जो होती है, ऊन, वुलन नहीं, ऊन जो होती है ना, ऊन, हाँ नेचुरल जो ऊन होती है उसका टुकड़ा, उसको बोलते हैं स्कीन। अ पीस ऑफ नेचुरल वूल, या कोई सूत जो होता है, सूत, सूत काटते हैं ना चरखा चला करके सूत, तो उसका जो धागा होता है, उसका जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं स्कीन।
कोई भी धागे का टुकड़ा, कोई भी ऊन का टुकड़ा, या कोई भी सूत, जो नया नया सूत काटते हैं तो उसका टुकड़ा, उसको बोलते हैं स्कीन। वर्ल, वर्ल का मतलब होता है गोल घूमना, गोल घूमना। पोर, पोर का मतलब उंडेलना, गिराना नीचे। इसके नीचे है प्लेट, पेल्ट है ये, पेल्ट, प्लेट, प्लेट लिख रहा है, पेल्ट लिख रहा है, PLET है ना, पेल्ट है ये, पेल्ट, PELT, पेल्ट। पेल्ट का मतलब होता है फेंकना, PELT, पेल्ट है ये, पेल्ट, PELT, पेल्ट। पेल्ट का मतलब है फेंकना। म्यूजिक, संगीत। नन का मतलब कुछ भी नहीं। स्पिल, फैलाना। स्पेंड, क्रिएट करना। स्पिल, फैलाना, स्पेंड, क्रिएट करना। इसके नीचे है शेम, शेम का मतलब शर्मिंदा करना। इसके आगे लिखा हुआ है शेलो, शेलो का मतलब वैसे छिछला होता है, लेकिन यहाँ पे है वीक, कमज़ोर, क्योंकि टाउन के लिए यूज़ हुआ है ये। अगर पानी के लिए होता तब उस कंडीशन में अपन उसको छिछला बोलते हैं, कम गहरा, लेकिन यहाँ पे टाउन के लिए आया है ये। शेलो यानी वीक, कमज़ोर। फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी यही है, वीक, कमज़ोर, या जिसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं होती है ना, बिल्कुल कमज़ोर। शेलो, पावरलेस, जो जिसके अंदर शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। और फ्रेल, कमज़ोर, वीक। इसके नीचे है रिंग आउट, रिंग राइट आउट है ये, तो ये फ्रेजल वर्ब है, रिंग आउट, रिंग आउट, उखाड़ फेंकना। रिंग आउट, उखाड़ फेंकना। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब है अनैतिक, इमोरल। टर्बिड, गंदा। टाइम यानी समय। बीइंग प्योर, बीइंग प्योर मतलब प्योर बनना, पवित्र बनना, प्योर बनना, प्योर बनना, पवित्र बनना। प्राइड मतलब गर्व। उसके नीचे है लॉस्ट, खो देना। चीयर, खुशी, चीयर, खुशी। चार्म, आकर्षण। पास्ट, प्राइम, पास्ट का मतलब पुराना समय, प्राइम का मतलब उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, मुख्य समय। प्राइम, मुख्य समय। इसके नीचे है मेक एंड मेकिंग, ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है भाई। मेक एंड मेकिंग, अलिट्रेशन। मेक एंड मेकिंग मतलब डेवलपमेंट्स, मेक एंड मेकिंग पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स। ब्रेक एंड ब्रेकिंग, ये भी अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ब्रेक एंड ब्रेकिंग पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए। डिकेइंग, नष्ट होना या पतन होना। इसके नीचे है डाउन, मतलब इसी की लाइन में लास्ट में है डाउन, डाउन यानी नीचे। टू मेंस लास्ट डस्ट, मेंस लास्ट डस्ट व्यक्ति की अंतिम मिट्टी यानी कब्र, ग्रेव।
ड्रेन, ड्रेन का मतलब आगे बढ़ना, ड्रेन का मतलब बहना होता है, वैसे बहना, ड्रेन का मतलब नाली भी होता है, एज अ नाउन इसका मतलब नाली होता है, एज अ वर्ब इसका मतलब बहना होता है, और यहाँ पर है ड्रेन का मतलब आगे बढ़ना। हाँ, ड्रेन से बना है ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब बहना ही तो होता है, फास्ट, तेजी से, टूवर्ड्स, की ओर। मेंस फर्स्ट स्लाइम, व्यक्ति की पहली, और स्लाइम का मतलब होता है मड, कीचड़, यानी मिट्टी, कीचड़ या मिट्टी, मिट्टी। चलिए अब पढ़ते हैं इस पोएम को। देखिए, द सी एंड द स्काई लार्क। देखिए भाई, जीएम हॉपकिंस की पोएम द सी एंड द स्काई लार्क, जो कि एक सोनेट है, क्या कह रहे हैं वो देखिए। अब इंट्रोडक्शन टू द पोएम में हम आपने जो है सभी ने पढ़ा है, और इंट्रोडक्शन टू द पोएम में हमने ये पढ़ा था कि इस पोएम में जिस टाउन को मेंशन किया जा रहा है उस टाउन का नेम है राइल, राइल कस्बा, जहाँ पर पोइट जो है 3 सालों तक रहे थे। और ये राइल कस्बा जो है एक समंदर के किनारे स्थित था, पढ़ा था अपन ने, समंदर के किनारे, वेल्स में जो है समंदर के किनारे ही स्थित था ये कस्बा, जहाँ पर पोइट 3 साल तक रहे थे। ठीक है, तो उसी राइल कस्बे में समंदर के किनारे एक बार पोइट टहल रहे होते हैं, समंदर के किनारे एक बार पोइट टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं वो समंदर के किनारे। इसी बीच उनको जो है अपने दोनों कानों से आवाज़ सुनाई देती है। अब राइट साइड पे, यानी कि कुछ इस तरह से वो खड़े हुए हैं, उनके राइट साइड पे तो समंदर है और लेफ्ट साइड पे स्थल भाग है, भूमि है ना। जैसे कि अगर मैं यूं खड़ा हूं तो सपोज कीजिए जैसे कि मैं किसी समंदर के किनारे खड़ा हुआ हूं, तो इस तरह से जब टेढ़ा मैं खड़ा हूँगा तो मेरे राइट साइड पे तो समंदर होगा और लेफ्ट साइड पे जो है भूमि, धरातल है। तो राइट साइड से वो ऐसा बोल रहे हैं कि राइट साइड से तो उनको समंदर की लहरें जो तेज़ी से बह कर के आकर किनारों से टकरा रही है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और लेफ्ट ईयर से जो है उनको, यानी इस भूमि वाला जो क्षेत्र है, लैंड जो एरिया है, उस लैंड एरिया के ऊपर हवा से, यानी इस साइड से ऊपर बहुत ऊंचाई से एक स्काई लार्क बर्ड है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोनों कानों में आवाज़ आ रही है, मतलब उनको अपने दोनों कानों से जो है वो 2 आवाज़ें सुनाई उनको दे रही है, 2 आवाज़ों को सुन रहे हैं वो। अपने राइट हैंड साइड पे तो समंदर की आवाज़ और लेफ्ट हैंड साइड पे उस पक्षी की आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, और इन दोनों की आवाज़ों के जो है वो कॉन्ट्रास्ट करके बता रहे हैं, विरोधाभास जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है। पढ़ा था अपन इंट्रोडक्शन टू द पोएम में, व्यक्ति की लाइफ से जो है उनको जो है कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश की है उन्होंने इन दोनों आवाज़ों को किससे कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश की है? व्यक्ति की लाइफ से, हमारे जीवन से। अब क्या है ये कॉन्ट्रास्ट, क्या है उनके विचार, देखिए। ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइजेज टू ओल्ड टू एंड, में पोइट यहाँ पर कहते हैं कि मुझे अपने दोनों कानों में 2 आवाज़ें सुनाई दे रही है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ, यानी पिछले काफ़ी लंबे समय से मुझे अपने दोनों कानों में जो है 2 अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही है। ट्रेंच राइट द टाइड दैट रेम्स अगेंस्ट द शोर, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मेरे राइट हैंड साइड पर एक समंदर है, और इस समंदर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, दैट रेम्स, जो अगेंस्ट द शोर, किनारे पर आकर के तेज़ी से वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनसे जो आकर के टकरा रही है। तो पहली आवाज़ तो है ये समंदर की लहरों की आवाज़ जो मुझे मेरे राइट साइड से जो है सुनाई दे रही है, यानी कि पोइट जहाँ पर जिस जगह पर खड़े होंगे वहाँ से राइट हैंड साइड पे उनके जो है समंदर होगा। तो राइट हैंड साइड से तो उनको समंदर के लहरों की तेज़ी से बह कर के आकर किनारे से टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ी से बह कर के आ रही है और ज़ोर से आकर के किनारे के पत्थरों से जब वो टकराती है तो राइट साइड से तो अपने उन लहरों की आवाज़ को वो सुन रहे हैं। विद अ फ्लड और अ फोल, वो कहते हैं कि किस तरह से ये समंदर की लहरें
अचानक से तेजी से बह करके आती है और बहुत ही तेजी से आकर के जो है ऊंची उठ करके तेजी से बह करके आकर के जो है किनारे से टकराती है और अ फॉल, और वापस जब बह करके जाती है तो इन दोनों चीजों की आवाज उनको आ रही है अपने राइट हैंड साइड से। फ्लड यानी लहरें एकदम से ऊंची उठी और ऊंची उठ करके तेजी से आकर के बह करके किनारे से टकरा रही है। एक तो ये बह करके आकर के टकराने की आवाज और फॉल वापस लौटने की आवाज, ये दो आवाजें उनको जो है समंदर की लहरों की सुनाई दे रही है। लो, लल ऑफ और ओल रोर, किस तरह से जो है जब वो तेजी से बह करके आती है तो बहुत तीव्र जो है हार्श नॉइज क्रिएट होता है, और जब वो वापस से बह करके जाती है तो बहुत ही शांति के साथ धीमी आवाज में जो है वो लौट करके चली जाती है। ये दो आवाजें जो है उनको समंदर की लहरों की सुनाई दे रही है। अब लहरों की भी दो आवाजें तो उनको खुद को सुनाई दे रही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो समंदर की लहरों की आवाज, और समंदर की लहरों की भी दो आवाजें, एक तो किनारे से बह करके आकर के टकराने की आवाज और वापस लौटने की आवाज, है ना। तो लहरों की भी दो आवाजें हैं, एक तो तेजी से आकर के टकरा रही है उसकी आवाज, और वापस से धीमी साउंड से जब वो वापस लौट रही है, ये दो आवाजें, ये तो उनको राइट हैंड साइड से सुनाई दे रही है, उनके दाईं ओर से। फ्रिक्वेंटिंग देयर व्हाइल मून शेल वेयर एंड वेंड, और ये समंदर की लहरें बार बार जो है वहां पर किनारे पर आकर के जो है तेजी से टकरा रही है, फिर से लौट रही है, फिर वापस बार बार बह करके आ रही है, तेजी से टकरा रही है, फिर वापस लौट रही है। वाइल, क्योंकि मून शेल वेयर एंड वेंड, क्योंकि आकाश में चंद्रमा जो है वो लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इसकी प्रभाव की वजह से या इस इफेक्ट की वजह से जो है वो समंदर की लहरें तेजी से आकर के किनारे से टकराती है और फिर वापस जो है लौट जाती है। तो इसकी वजह से जो साउंड क्रिएट होता है वो उनको अपने राइट हैंड साइड पे जो है सुनाई देता है। किसकी वजह से? चंद्रमा के घटने या बढ़ने की वजह से, क्योंकि मून अगर जब घटता है, बढ़ता है तो टाइड की स्थिति क्रिएट होती है। इसी वजह से तेजी से ऊंची उठ करके लहरें बार बार किनारे से आकर के टकराती है और फिर से बह करके चली जाती है। तो ये दो आवाज़ें लहरों की जो है आकर के टकराने की और वापस लौटने की जो है आवाज़ें उनको राइट हैंड साइड पर अपने सुनाई दे रही है। फिर आगे वो कहते हैं लेफ्ट हैंड, कि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से मेरे बाईं और साइड पर ऑफ लैंड, धरती से ऊपर यानी आकाश में, उनके बाईं और साइड से धरती से ऊपर यानी आकाश से, आकाश में आई हियर द लार्क असेंड, मुझे एक स्काई लार्क बर्ड की आवाज जो है सुनाई दे रही है। असेंड, जो कि क्या कर रहा है? तेजी से ऊपर आकाश में उड़ता जा रहा है, ऊंचाई पर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। देखो जब कोई आवाज अपने से दूर जाती है ना तो धीमी होती जाती है वो आवाज, देखा होगा आपने। जैसे ट्रेन आई, अब नजदीक जब आती है तो पो, फिर जब दूर चली जाती है तो बहुत धीमी हो जाती है वो आवाज, हो जाती है ना धीरे से। ठीक उसी तरह से पोइट को पहले वो आवाज जो है बहुत तेजी से सुनाई देती है उस स्काई लार्क बर्ड की, लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर जा रहा होता है, असेंड कर रहा होता है, असेंड मतलब उड़ करके ऊंचा जा रहा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है मतलब, है ना। तो जैसे ही वो ऊंचाई पर जा रहा होता है धीरे धीरे वो आवाज जो है उनको धीमी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो पता लगता है उनको कि भाई वो ऊंचाई पर जो है जाता जा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है धीमी होती जाती है। तो अपने राइट हैंड साइड से तो समंदर की लहरों की आवाज़ और अपने लेफ्ट हैंड साइड से उस स्काई लार्क बर्ड की आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है और तेज़ी से ऊंचाई पर उड़ता जा रहा है, ऊंचा जाता जा रहा है मतलब। आगे वो कहते हैं His rash-free, re-winded new skin score in crisps of curl of wild winch whirl and pour. ये दो लाइन सबसे डिफिकल्ट लाइन होती है जो हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमेशा हर बार का यही सीन है, हर साल का यही सीन है। तो इन दो लाइंस को जो है अच्छी तरह से समझ करके पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मेटाफर्स यूज़ हुए हैं जो अच्छों को हिला करके रख देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जीएम हॉपकिंस उस स्काई लार्क बर्ड की आवाज़ जो उनको अपने लेफ्ट हैंड साइड से सुनाई दे रही है आकाश में, उसकी आवाज़ को वो यहाँ पर जो है उस मशीन से कंपेयर कर रहे हैं जो सूत काटने या ऊन बनाने वाली जो मशीन होती है ना, विंच,
विंच वो एक मशीन है, वाइल्ड विंच जो है कि एक मशीन है। अब जब ऊन बनानी होती है अपने को, तो आपने देखा होगा कि वो जो भेड़ की वो जो आती है वो उसमें डालते हैं अपन, और जब डालते हैं तो वो मशीन का जो पहिया होता है वो ऐसे गोल 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 घूमता है, और जब वो गोल 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 घूमता है, वर्ल का मतलब गोल घूमना, जब वो गोल घूमता है तो बालों की लटों जैसे इस तरह से जो है गोल 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 ऐसे इस तरह से लंबे से रेशे बन जाते हैं उसके। और जब वो पूरे रेशे जब बन जाते हैं तो पूरे रेशे बन करके जो है नीचे गिर रहे होते हैं, बन करके ऐसे, है ना। देखना आप YouTube पे सर्च करके कभी, वो चरखा चलाते हैं, या तो चरखा देख लो या फिर वो ऊन जो बनती है, ऊन जो बनती है, तो ऊन वाली वो विंच वाली मशीन देखना, उसमें ऊपर से वो डाल देते हैं तो धीरे धीरे ऐसे वो गोल 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 घूमती है, तो वो धीरे धीरे पूरे धागे की तरह बनता जाता है पूरा ऊन। हाँ जैसे भी हो, मतलब धागा भी इसी तरह से बनता है, सूत भी इसी तरह से बनता है। यान, स्कीन का मतलब यही तो होता है, या तो एक सूत का टुकड़ा या फिर एक धागे का टुकड़ा या फिर ऊन का टुकड़ा। स्कीन का मतलब यही होता है, यही बताया मैंने आपको। अ पीस ऑफ यान यानी सूत, अ पीस ऑफ थ्रेड एक धागे का टुकड़ा, या फिर एक वूल ऊन का टुकड़ा। तो जिस तरह से ये टुकड़े बनते हैं, जिस तरह से धागा, जिस तरह से ये सूत, जिस तरह से ये ऊन बनती है, और किस तरह से लंबी, पूरी लंबी बालों के रेशे की तरफ जब लंबी हो जाती है तो पूरी बन करके फिर जो है नीचे गिर रही होती है, क्योंकि एक बार जो चीज़ बन जाएगी वो नीचे गिरेगी ना, इकट्ठी होती चली जाएगी, नीचे इकट्ठी होती जाएगी, नीचे ढेर लगता जाएगा उसका। तो जिस तरह से उस मशीन से वो ऊन के टुकड़े बनते रहते हैं और वो नीचे गिरते रहते हैं ना, उसी तरह से ये स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ को वो जो है उस बनी हुई ऊन के रेशों से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि लंबे बालों के गुच्छे जैसे जो है नीचे पड़े रहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा? हाँ आ गया पक्का? देख लो भाई, जैसे ये सपोज कीजिए जैसे कि ये कोई मशीन है, अब ये यहाँ पे गोला लगा हुआ है, ये इसकी अब यहाँ से जो है ये चल रही है, इधर से जो है इसमें कुछ डाला जाता है, जो भी वो रॉ मटेरियल होता है वो, और यहाँ से जब डालते हैं तो ये इस तरह से गोल 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 घूमती है। इस तरह से जब गोल घूमती है तो वो चीज़ इसके लिपट जाती है। अब लिपटती है तो लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है तो पूरा रेशा बन जाता है एक, और फिर जब गोल 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 घूम रही होती है तो इधर से वो रेशे बन करके ऐसे गोल गोल गुच्छों के रूप में, जैसे बालों के गुच्छे बनते हैं ना, लंबी लंबी लटों के बालों के गुच्छे बन जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वो, ऐसे अलग अलग इस तरह से ऐसे बालों के गुच्छे जैसे वो ऊन के टुकड़े जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिस तरह से ये ऊन बनाई जाती है तो इनके जो टुकड़े होते हैं वो नीचे बालों की लटों के गुच्छे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जब वो स्काईलार्क बर्ड ऊपर आकाश से जब गा रहा है, उस मतलब बोल रहा है, चहचहा रहा है, क्योंकि पक्षी कोई म्यूजिक तो गाएगा नहीं, है ना, कितना सोना लगता है तू ऐसा तो गाएगा नहीं वो। हाँ जाहिर सी बात है, वो तो जो है अपनी धुन में चहचहाएगा ही सही, जैसे भी वो चहचहाता है एक बर्ड, लेकिन उसकी आवाज़ को जो है वो म्यूज़िक बोलते हैं कि भाई वो म्यूज़िक जो है कंपोज कर रहा है। और उसका जो म्यूज़िक है यानी उसके गाने की जो आवाज़ है, स्काईलार्क बर्ड के गाने की आवाज़, वो इसी तरह से जैसे यहाँ पे गुच्छे बन रहे हैं ना इस ऊन के बालों की तरह, ठीक उसी तरह से उसकी जो आवाज़ है हवा की वजह से, अब आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो आवाज़ कई बार जो है धीमी हो जाती है, फिर हवा जब वहाँ से निकलती है तो आवाज़ तेज़ी से आती है। वातावरण में हवा की वजह से आवाज़ भी जो है उसका भी साउंड ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। जैसे कहीं पे जैसे रामायण चल रही होती है तो आपने देखना ऊपर जो है वो माइक जो लगा रहता है, तो जैसे तेज़ आवाज़ चल रही होती है, तेज़ हवा जब चल रही होती है तो वो आवाज़ जो है कई बार वो तेज़ी हवा जो आवाज़ की जो तरंगे आती है तो वो हवा जो है उन तरंगों को इधर की साइड मोड़ देती है, तो आवाज़ उस उधर सामने जो व्यक्ति बैठा रहता है उसको धीमी आवाज़ आती है कुछ देर के लिए। फिर जो वो हवा चली जाती है और फिर वो तरंगे वापस से सामने जाना शुरू हो जाती है तो आवाज़ अपने को तेज़ आना शुरू हो जाती है। कई बार होता है ऐसा, फील किया कभी आपने? ऐसा किया है ना?
ये सारी चीज़ है। तो वातावरण में, अब क्योंकि पक्षी कहाँ पर है, ऊपर आकाश में है, तो तेज हवा चलने की वजह से उसकी जो आवाज़ है वो ऐसे गोल गोल इस तरह से वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा। अब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वो जाने, उसकी आवाज़ उनको कैसे आ रही है ये वो जाने, लेकिन वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसकी आवाज़ जो है जिस तरह से यहाँ पे जैसे कोई ये मशीन जब चलती है तो इससे ऊन के जो गोल गोल गुच्छे बनते हैं और नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से उस स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ जो है ऐसे गोल गोल घूमती हुई जो है गुच्छों की तरह, बालों के गुच्छों की तरह, या फिर ये नया जो सूत बनता है या ये जो ऊन बनती है, जो ऊन के जो गुच्छे बनते हैं, तो इस तरह से गुच्छों के रूप में गोल गोल जो है इस तरह से उनके कानों पर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, बिल्कुल इन बालों के गुच्छों की तरह। जैसे ये बन जाते हैं ना सूत जब काटते हैं, या फिर इस तरह से जब मशीन चलती है तो वो नीचे जो ऊन इकट्ठी होती जाती है बालों के गुच्छों की तरह, तो उस गुच्छे के रूप में जो है गोल गोल ऐसे छल्ले के रूप में जो है वो म्यूजिक जो है घूमते हुए इस तरह से उनके कानों पे पड़ रहा है, जैसे मानो इस तरह के गुच्छों के रूप में गोल गोल घूम करके आ रहा हो। और ऐसा किस वजह से हो रहा है? हवा की वजह से, क्योंकि हवा जब चलती है तो इस वजह से जो है वो साउंड अपने को पहले धीमा आता है, फिर तेज आता है, फिर धीमा आता है, फिर तेज आता है। तो इस चीज को वो जो है इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये है मेटाफर यहां पर, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं वो, और लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो स्काईलार्क बर्ड है, इस स्काईलार्क बर्ड की जो नेचुरल रीविंडेड यानी कि रिन्यूड न्यू स्किन्ड म्यूजिक, अब उसकी आवाज़ को भी उन्होंने किससे कंपेयर किया है, क्या कहा है कि उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही नेचुरल है, रिन्यूड, बार बार जो है वो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहा है। मॉड्यूलेट करना मतलब बार बार वो जो है बदल रहा है अपनी आवाज़ को। तो हर बार जब नई तरह से आवाज़ आती है तो वो उसको न्यू स्किन्ड म्यूजिक कहते हैं। न्यू स्किन्ड म्यूजिक मतलब जिस तरह से नया सूत का टुकड़ा कटता है, फिर उसके बाद में वो नीचे चला जाता है, फिर जब नया सूत का टुकड़ा कटता है, तो इस तरह से उसको कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि हर बार जिस तरह से नया सूत बनता है फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर नया सूत बनता है फिर वो नीचे गिर जाता है, उसी तरह से जो है इन टुकड़ों की तरह बार बार उसकी आवाज़ नेचुरली हर बार नए तरीके से मेरे कान में आकर के गिर रही है। जैसे कि एक आवाज़ आई उसकी, फिर धीमी हो गई, फिर दूसरी आवाज़ आई, फिर धीमी हो गई हवा की वजह से, फिर तीसरी आवाज़ आई, फिर धीमी हो गई हवा की वजह से, फिर चौथी आवाज़ आई, फिर हवा की वजह से धीमी हो गई। तो इस तरह से आवाज़ को कैसा पुकारा है उन्होंने? नेचुरल। आवाज़ को कैसा कहा है? नेचुरल। और रिन्यूड इसलिए कहा है क्योंकि बार बार हवा की वजह से वो साउंड जो है, वो साउंड की जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो उसको जो है हवा उधर की तरफ धकेल रही है। तो इस वजह से कभी आवाज़ धीमी होती है, कभी तेज़ आती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज़ आती है। और किसके तरह आ रही है? ऐसे छल्लों के रूप में, ऐसा इस तरह से गोल गोल घूमते हुए जो है ऐसा लग रहा है जैसे उस सूत की तरह जो है गोल गोल घूमते हुए उनके कानों में वो म्यूज़िक आ रहा हो, न्यू स्किन्ड म्यूज़िक। इस तरह से उस स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ जो है एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है मेरे कानों में आकर गिर रही है। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ से ये मशीन से छोटे छोटे सूत के टुकड़े कट करके गिरते रहते हैं, या वो ऊन के टुकड़े जो गिरते रहते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वो आवाज़ जो है मेरे कानों में आकर के धीरे धीरे हर बार नए तरीके से, रेस्ट फ्री मतलब नेचुरल आवाज़ है, और हर बार नए तरीके से जो है मेरे कान में आकर के मुझे रोमांचित कर रही है। इन क्रिस्प्स ऑफ कर्ल, बिल्कुल एक बालों के गुच्छे के समान, ऑफ जो कट करके अलग हो जाता है, बिल्कुल एक बालों के गुच्छे के समान जो कि एक कट करके अलग हो जाता है वाइल्ड विंच वर्ल से। वाइल्ड विंच वर्ल मतलब उस मशीन से जो गोल गोल घूम रही होती है। जिस तरह से वो ऊन बनाने की जो गोल गोल मशीन होती है, जिस तरह से वो गोल गोल घूमती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, और गोल घूमते रहने से वो जो पूरा एक लंबा रेशा बन जाता है ऊन का, और गिर करके जब वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक उसी तरह से उसकी आवाज़ जो है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में जो है गोल गोल छल्लों के रूप में या गोल गोल बालों के गुच्छे के रूप में जो है मेरे कानों में आकर के पड़ रही है, बिल्कुल इस तरह से, है ना। और आवाज़ गोल गोल क्यों घूम रही है? हवा की वजह से। एंड पोर, और इस तरह से उस स्काईलार्क पक्षी की जो आवाज़ है,
पोर एंड पेल्ट म्यूजिक। और इस तरह से वो स्काईलार्क पक्षी जो है अपनी आवाज़ को पूरे वातावरण में उंडेल रहा है, एंड पेल्ट म्यूजिक, और पूरे वातावरण में अपने संगीत को फेंक रहा है मतलब फैला रहा है पूरे वातावरण में। इस प्रकार से जो है वो अपने संगीत को फैला रहा है, टिल नन्स टू स्पिल नो रिस्पेंड। और वो ऐसा तब तक करता रहता है, यानी कि तब तक वो ऐसा गीत गाता रहता है, तब तक वो जो है चहचहाता रहता है, जब तक कि उसके पास म्यूजिक ना बचा हो। स्पिल यानी फैलाने के लिए, और स्पेंड क्रिएट करने के लिए, मतलब जब तक उसका म्यूजिक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो लगातार जो है गा रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली, रुक नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब, पूरी लाइन का मतलब ये हो जाएगा, इंसेसेंटली, सक्सेसिवली जो है कंटिन्यूअसली उसकी आवाज बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, लगातार जो है आती जा रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा, पोइट को ऐसा लगता ही नहीं कि शायद पोइट को, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि शायद जो है उसके पास एकमात्र म्यूजिक यही है और कुछ उसके पास है ही नहीं दूसरा क्रिएट करने के लिए, या जिस म्यूजिक को वो जो है इसको रोक करके और दूसरे म्यूजिक को गाना शुरू कर दे। ऐसा कोई दूसरा म्यूजिक उसके पास क्रिएट करने के लिए, फैलाने के लिए है ही नहीं, केवल ये एकमात्र म्यूजिक है। और इसको लगातार जो है वो गाया जा रहा है इनसेसेंटली, लगातार उसकी आवाज लेफ्ट हैंड साइड से उनके कानों पर आकर के पड़ रही है, लगातार कॉन्टिन्यूअसली। बस बीच बीच में जो है हवा की वजह से कभी वो धीमी होती है, कभी तेज आती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज आती है, लेकिन कंटिन्यूअसली जो है उनके साउंड, वो आवाज़ जो है उनको उनके लेफ्ट हैंड साइड से कान पे सुनाई दे रही है। और उस आवाज़ के बारे में, इन दोनों आवाज़ों के बारे में वो क्या कहते हैं, अब देखो ये ऑक्टेव कंप्लीट हो गया यहाँ पे अपना, है ना, 7 8, ये ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऑक्टेव में हमने ये पढ़ा है कि ऑक्टेव के बाद एक पोज आता है ना, ऑक्टेव के बाद एक पोज आता है, सोनेट में पढ़ा है हमने। क्योंकि पोइट जो है अपने विचार को ऑक्टेव में रखता है और उसको एनालाइज जो है वो सेस्टेट में करता है। तो अब सेस्टेट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे 6 लाइंस का, जिसमें वो अपने इस थॉट को एनालाइज कर रहे हैं। क्यों कहा है उन्होंने जो भी कहा है, उसका रीज़न क्या है, उनका पर्पस क्या है, ये सारी बातें बताने का, इन दोनों वॉइसेस को बताने का, उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, इन दोनों आवाज़ों का रेफरेंस उन्होंने इसलिए दिया है, वो ऐसा इसलिए कहते हैं, हाउ दीज टू शेम दिस शेलो एंड फ्रेल टाउन। वो इन दोनों वॉइसेस जो उनको अपने दोनों तरफ से सुनाई दे रहे हैं, राइट हैंड साइड से जो लहरों की आवाज़ है और लेफ्ट हैंड साइड से जो स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ है, इन दोनों टू किसके लिए आया है, इन दोनों आवाज़ों के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों आवाज़ें जो मुझे सुनाई दे रही है अपने दोनों कानों में, किस प्रकार से ये दोनों आवाज़ें जो है इस शक्तिहीन, इस कमज़ोर से, इस साधारण से कस्बे को जो है शर्मिंदा कर रही है। वो कहते हैं, ज़रा देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये दोनों आवाज़ें जो है किस तरह से, ये जो सामने कस्बा है, क्योंकि कस्बे के निकट ही था वो समंदर, राइल टाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि किस प्रकार से ये दोनों जो आवाज़ें हैं, समंदर की लहरों की आवाज़ और ये स्काईलार्क बर्ड की जो आवाज़ है, किस तरह से ये दोनों आवाज़ें जो है इस कस्बे को, इस कमज़ोर से, वीक से इस कस्बे को जो है वो शर्मिंदा कर रही है। बिकॉज वो कह रहे हैं, हाउ रिंग राइट आउट अवर सॉर्डेड टर्बिड टाइम। किस प्रकार से ये दोनों आवाज़ें जो है हमारा गंदा, टर्बिड हमारा गंदा, और गंदा किसको बोलते हैं, वो सॉर्डिड टाइम को, सॉर्डिड मतलब इमोरल टाइम, हमारा जो अनैतिक समय है, अनैतिक गंदा समय। अनैतिक इसलिए बोला है उन्होंने क्योंकि जो है हम लोग जो है एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं, हम लोग जो है काफ़ी परेशान रहना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, हम लोग काफ़ी अकेले हो गए हैं आपसी। वही देखो, पेसिमिज्म जो कंटिन्यूअसली चलेगा ना, तो पेसिमिज्म में जितने भी पोइट्स ने मॉडर्न एज में पेसिमिज्म को एक्सप्रेस किया है, उन सब के पीछे रीज़न केवल एकमात्र यही रहा है, लोनलीनेस। या तो लोनलीनेस को ले लो आप, या लैक ऑफ फेथ, ये विश्वास की भावना का कमज़ोर पड़ जाना, है ना, अकेलापन, जैसा कि अपन ने डोवर बीच वाली पोएम में पढ़ा है ना, विश्वास की भावना का कम हो जाना, लोगों के बीच में आपसी प्रेम का कम हो जाना, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का कम हो जाना, लोग एक दूसरे के प्रति जो है
ईर्ष्या नफरत का भाव रखते हैं, इस चीज़ को भी वो यहाँ पर कह रहे हैं। अकेलापन लोगों में बढ़ रहा है, लोगों में तनाव बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, तो लोग जो है एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं, लोग जो है एक दूसरे की परवाह करना भूल गए हैं। वो इस संसार की जो मेलोडी है, इस संसार की मेलोडी मतलब इस संसार का जो आनंद है वो आपसी मेल जोल में ही है। इस संसार का आनंद, इस संसार का लुत्फ, इस वातावरण का लुत्फ हम तभी उठा सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। लेकिन मॉडर्न एज में ऐसा हो नहीं रहा था। हम सब ने पढ़ा है मॉडर्न एज को, और मॉडर्न एज में जब ऐसा होता नहीं है तो इसीलिए जितने भी जो पोइट्स हुए हैं, जितने भी जो पोइट्स ने अपनी जो राइटिंग्स लिखी है वो इसी पेसिमिज्म को बेस बना करके लिखी है, क्योंकि सभी लोग आपस में बिजी रहना शुरू कर दिया, लोगों ने एक दूसरे से अलग रहना लोगों ने शुरू कर दिया, एक दूसरे से जो है कटे हुए रहना लोगों ने शुरू कर दिया, विश्वास की भावना लोगों के अंदर से कम हो गई, आपसी प्रेम जो है लोगों के अंदर से कम हो गया। तो ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये उस वाले उनके टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि ये जो लोगों ने एक दूसरे के प्रति जो विश्वास करना, आदर करना, सम्मान करना जो लोगों ने कम कर दिया है, बल्कि हम ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, है ना, जलते हैं एक दूसरे से। तो ये जो टाइम है जिसमें हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इमोरली डिग्रेडेड टाइम है। ये अनैतिक रूप से हम पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा करके हम अनैतिक काम कर रहे हैं और अपने पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, इमोरली डिग्रेड हो रहे हैं हम। अनैतिक रूप से जो है हमारा पतन हो रहा है, ये अनैतिक पतन है हमारा, इमोरल डिजेनरेशन है ये हमारा। और ये बहुत ही गंदा समय है। इस समय को वो अनैतिक तो मानते ही मानते हैं, लेकिन साथ ही बहुत ही टर्बिड, बहुत ही गंदा भी मानते हैं वो, कि ये बहुत ही गंदा और इमोरली डिग्रेडेड टाइम है हमारे लिए। इसीलिए वो जो है इन दोनों आवाज़ों को जो है किससे कंपेयर करते हैं, इस कस्बे में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी से। न केवल इस कस्बे के लोगों की ज़िंदगी से, बल्कि पूरी दुनिया के लोग, जहाँ कहीं भी लोगों के बीच में आपसी प्रेम संबंध के जो है आपसी प्रेम संबंध कमज़ोर पड़ गए हैं, उन सभी जगहों को जो है वो इन दोनों आवाज़ों से कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि समंदर की लहरों को आप देखो, किस तरह से समंदर की लहरें बह करके आकर के टकरा रही है। उनका जो नेचुरल वर्क है वो उनका नेचुरल वर्क कर रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो है खुशी खुशी जो है आकर के समंदर की लहरों से जो है, समंदर की लहरें खुशी खुशी आकर के जो है वो चट्टानों से, जो किनारे पर चट्टानें हैं उनसे आकर ये टकरा रही है, फिर लौट रही है। उधर स्काईलार्क बर्ड भी जो है खुशी खुशी अपना गीत गा रहा है, क्योंकि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए जो है खुशी खुशी अपने गीत को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, अपना म्यूज़िक जो है कंपोज कर रहा है। लेकिन इस कस्बे के लोग देखो आप, इस कस्बे के लोग इमोरली इतने डिग्रेडेड हैं कि एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना नहीं है, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। तो इस तरह से ये है विरोधाभास। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने शो किया है वो ह्यूमन लाइफ को लेकर के किया है इन दोनों आवाज़ों के साथ, कि भाई देखो, एक तो ये समंदर की लहरों की आवाज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे आनंद के साथ जो है ये बह कर के आकर के अपना काम कर रही है, मतलब खुशी महसूस हो रही है उनको। समंदर की जो लहरें किनारे से आकर के टकरा रही है ना, तो वो खुशी खुशी अपना काम कर रही है। उधर वो स्काईलार्क बर्ड जो है वो भी खुशी खुशी अपना काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही नहीं है। तो उस कस्बे के लोगों की लाइफ को जो है वो उससे विरोधाभास के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो दोनों आवाज़ें हैं किस तरह से इस कस्बे की ज़िंदगी को, यानी इस कस्बे में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को शर्मिंदा कर रही है। किस तरह से ये जो दोनों आवाज़ें हैं वो किस तरह से हमारे इस अनैतिक गंदे भद्दे समय को जो है उखाड़ फेंक रही है। उखाड़ फेंक रही है मतलब इसका इम्पोर्टेंस जो है इन दोनों आवाज़ों के सामने कम नज़र आ रहा है। किसका इम्पोर्टेंस? इस कस्बे के लोगों की ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, उन ज़िंदगियों का इन दोनों आवाज़ों के सामने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बहुत बेकार है, बहुत ही डिग्रेडेड है, बहुत ही बेकार की ज़िंदगी हमारी है इन दोनों आवाज़ों के सामने, अगर हम जो है हमारा नेचुरल वर्क नहीं कर रहे हैं इनकी तरह। तो बीइंग प्योर, इसीलिए वो यहाँ पर ये कहते हैं उन सभी लोगों से, उस कस्बे के जितने भी लोग हैं उनसे वो ये कहते हैं कि ओ इस कस्बे के निवासियों, जितने भी, पूरे टाउन के लिए कह रहे हैं वो, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो उनसे कहते हैं बीइंग प्योर, कि हमें जो है एक दूसरे के लिए प्योर बनना है।
शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनने का मतलब यहाँ पर यह है कोई नहाना धोना नहीं है गंगा जल से। पवित्र बनने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें जो है अपने अंदर से ईर्ष्या द्वेष की भावना को निकालना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना है, हैप्पीली रहना है, प्रेम से रहना है, खुशी रहना है, खुशी से रहना है, एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, जलना नहीं है। ईर्ष्या जो है हमें नहीं रखनी है एक दूसरे के प्रति। इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो वाकई में हम प्योर बन जाएंगे। बीइंग प्योर बनना है हमें। क्योंकि हम लोग जो हैं लाइव्स प्राइड एंड केयर्ड फॉर क्राउन, क्योंकि हम जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा जो है घमंड से जो है भरे रहते हैं, एंड केयर्ड फॉर क्राउन, और क्राउन की फिक्र करते हैं, यानी कि पैसे के पीछे भागते हैं, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को हासिल करना हमारा लक्ष्य होता है। बस हमारा टारगेट क्या है, बस जो है नई नई चीज़ों को, जितनी भी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं। आज हमें ये हासिल करना है, फिर कल हमें वो हासिल करना है, फिर वो हासिल हो जाएगा तो परसों हमें फिर कुछ और नया टारगेट मिल जाएगा। इस तरह से हम चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं उनको हासिल करने के लिए। एंड वी हैव लॉस्ट दैट चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ्स पास्ट प्राइम, और इसी भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हमने जो है धरती पर पुराने दिनों में, पुराने समय में, प्राचीन समय में, जिस तरह से जब लोग इस तरह से मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे, पास्ट प्राइम टाइम, ओल्ड टाइम, यानी वो समय जब लोग एक दूसरे को ज़्यादा महत्व दिया करते थे, लोगों की ज़िंदगियों को ज़्यादा महत्व दिया करते थे, तो उनके जीवन में कितना शांति थी, कितनी खुशी थी उन लोगों की ज़िंदगी में उस पुराने समय में। लेकिन हमने उस खुशी को, उस आकर्षण को खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि हमने जो है हमारी जीवन की खुशियों को, हमारे जीवन के जो आकर्षण हैं उनको सबको खो दिया है, जो काफ़ी मुख्य रूप से अपने को देखने को मिलता था पुराने समय में इस धरती पर। प्राचीन समय में पुराने लोग किस तरह से मिलजुल करके जब रहते थे, किस तरह से प्राचीन लोग जब मिलजुल करके एक साथ, जब मानवीय भावना के साथ एक दूसरे का आदर सम्मान किया करते थे, तो वो जो एक समय था, उस समय लोगों के बीच में जो है कितनी खुशियाँ थी, कितना आकर्षण था, कितना खुशी खुशी रहते थे वो लोग। लेकिन हमने उस खुशी को, उस आकर्षण को खो दिया है इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में, इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों की दौड़ में। एंड आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन, और ये जो लगातार हम आए दिन ब दिन, प्रतिदिन नित नए जो डेवलपमेंट्स करते जा रहे हैं, जो नई नई विकसित हम टेक्निक कर रहे हैं, ये जितने भी जो विकास हम नए दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं, दीज आर ब्रेक एंड ब्रेकिंग डाउन। दरअसल ये हम तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा नया नया विकास करके आए दिन जो हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, आए दिन जो ज़िंदगी में हमारे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो ये विकास जो है हमें किसी प्रोग्रेस की तरफ लेकर के नहीं जा रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन पोइट यहाँ पर कहते हैं जीएम हॉपकिंस कि हम जो है लगातार डेवलपमेंट्स कर रहे हैं ना, तो इस डेवलपमेंट की वजह से हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। असल में अगर पर्यावरण के हिसाब से आप देखोगे तो असल में हम कोई विशेष या फिर इस तरह की अनइमेजिनेबल कोई ऐसी प्रोग्रेस हम कर लेंगे, या हम जो है कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तो ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं हम। असल में ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हमको जो है ब्रेक एंड ब्रेकिंग डाउन, हमको जो है कहाँ लेकर के जा रहे हैं, विनाश, ब्रेक एंड ब्रेकिंग, विनाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स, ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स असल में हमको जो है विनाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और विनाश भी कहाँ पर? डाउन टू मैन्स लास्ट डस्ट, हमारी मृत्यु की ओर लेकर के जा रहे हैं हमको। ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, ये असल में हमको हमारी मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं, हमारे मृत्यु की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आज तो हम बहुत खुश हैं इनको देख देख करके कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन असल में हम किसी तरक्की की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे ही विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम? एक दिन हमारी मृत्यु की ओर पहुँच जाएंगे, हमारी कब्रों में पहुँच जाएंगे। ये विनाश हमको एक दिन जो है हमारी कब्रों में पहुँचा देगा। मैन्स लास्ट डस्ट, उस अंतिम मिट्टी में, जिस मिट्टी में राख बन करके व्यक्ति मिल जाता है, उस मिट्टी की तरफ जो है ये विकास हमको धकेल रहा है असल मायने में। एंड ड्रेन फास्ट टुवर्ड्स मैन फर्स्ट स्लाइम,
और ये विकास जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है किसकी तरफ? मेंस फर्स्ट स्लाइम, व्यक्ति की पहली मिट्टी। मेंस फर्स्ट स्लाइम से मतलब ये है कि व्यक्ति जिस मिट्टी से मिलकर के बनता है ना, जिस मिट्टी से वो बनता है, जिस मिट्टी से बनकर के उसका जीवन प्रारंभ होता है, तो वो है मेंस फर्स्ट स्लाइम। मेंस फर्स्ट स्लाइम मतलब व्यक्ति जिस मिट्टी से मिलकर के उसका शरीर बना है, जिस मिट्टी से उसका निर्माण हुआ है, उसी मिट्टी में एक दिन वो व्यक्ति मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो उस मिट्टी की तरफ जो है ये विकास हमको आगे बढ़ा रहा है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें जो है इस बात को समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, क्योंकि असल में हम तरक्की की तरफ नहीं बल्कि हमारी ही मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन, इस तरफ ये विकास हमको लेकर के जा रहा है। ठीक है भाई, ये है आपकी पोएम द सी एंड द स्काई लार्क। पढ़िएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, केवल ये बीच का जो मेटाफर है केवल यही थोड़ा सा टफ है।